नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। 6 मार्च यानी कि शनिवार को किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे होने वाले हैं। लिहाजा संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन के लेकर आगे की रणनीति का ऐलान कर दिया है। इसमें सबसे बड़ा ऐलान यह है कि किसान मोर्चा के प्रतिनिधि चुनावी राज्यों में न केवल बैठक करेंगे बल्कि बीजेपी को वोट न देने की अपील भी की जाएगी। 6 मार्च को केएमपी को जाम करने की रणनीति है। 12 मार्च को एमएसपी दिलाओ अभियान की शुरुआत होगी। 15 मार्च को देश भर में मजदूरों का प्रदर्शन होगा। अब नई रणनीति के बीच खापों के ऐलान पर कई जगह दूध की कीमतें भी बढ़ गई हैं। हालांकि आम लोगों पर बढ़ोतरी का असर नहीं है, बल्कि प्लांट और सहकारी समिति के लिए ये रेट को बढ़ाया है। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस फरमान को गलत बताया और बड़ी बहस में सबसे पहले आंदोलन की आगामी रणनीति के बारे में बताते हैं, फिर खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा की राष्ट्रीय बैठक हुई और लंबी चर्चा के बाद आने वाले 2 सप्ताह के लिए कार्यक्रम तय किए गए हैं। 15 तारीख तक के प्रोग्राम अभी हमने तय किए हैं। कुछ प्रोग्राम हमारे मोर्चों के हैं, कुछ प्रोग्राम ऑल इंडिया हैं और कुछ प्रोग्राम इस इलाके के बाहर के स्टेट्स के हैं। सबसे पहला प्रोग्राम 6 मार्च का है। 6 मार्च को हमारे यहां पे 100 दिन पूरे होते हैं। उस दिन 5 घंटे के लिए सुबह 11 बजे से 4 बजे तक पूरा केएमपी जो है उसको अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर किसानों की तरफ से जाम किया जाएगा और यहां के अलावा बाकी पूरे देश के लिए उस दिन का कॉल है कि किसान आंदोलन का जो दमन हुआ है उसके खिलाफ सब कोई अपने अपने घर पे काले झंडे लगाएं, घर पे, दुकान पे, कोई इंस्टीट्यूशन पे और अपने कपड़े पे एक काली पट्टी लगाएं। 6 मार्च काले झंडे, काली पट्टी और जो मोर्चों पे हैं उन सबको हम यहां इनवाइट कर रहे हैं, तमाम लोगों को पंजाब से, हरियाणा से, नजदीक के इलाकों से, कि आप मोर्चे पे आइए और केएमपी को पूरी तरह से ब्लॉक किया जाएगा। पहला प्रोग्राम। दूसरा, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस आंदोलन ने महिला किसान को के महत्ता को सबसे आगे रखा है, 18 जनवरी को भी। और इस 8 मार्च को हम कॉल दे रहे हैं, हर मोर्चे पे, हर धरने पे, हर पक्का मोर्चा जो देश में जगह जगह पे चल रहा है, चाहे टोल पे जो प्लाजा पे धरने चल रहे हैं, सब जगह पे महिला किसानों को आगे किया जाएगा। ये उनका दिन है, उनके मुद्दे उनकी आवाज में आएंगे। इसके अलावा यहां से बाहर के प्रोग्राम लिए गए हैं। पहला प्रोग्राम कर्नाटका से शुरू होगा। मार्च का महीना है, हमारे यहां अभी फसल की कटाई शुरू नहीं हो गई है, लेकिन कर्नाटका में कट भी गई है, फसल मंडी में आनी शुरू भी हो गई है और वहां के किसान को सरकार की एमएसपी से 1000 रुपया कम मिल रहा है। चाहे वो चने की फसल हो, चाहे वो रागी की फसल हो, मूंगफली आनी भी उधर शुरू हो गई है। इन सब फसलों में किसान की लूट हो रही। तो किसान मोर्चा की रणनीति क्या है ये आपने सुन लिया, लेकिन इसको लेकर के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की तरफ से क्या कुछ कहा गया ये भी सुनिए। प्रोक्योरमेंट सीजन है, इसको और स्मूथली कैसे चलाया जाए। 2 दिन में फार्मर का पैसा उसके खाते में जे फॉर्म कटते ही ट्रांसफ़र कैसे किया जाए। ये पहली बार है कि 6 अलग अलग फसलें हरियाणा प्रदेश के अंदर एमएसपी पे खरीदी जाएगी, जिसका प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। तो चलिए आज की बड़ी बहस का सवाल, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। पहला सवाल आज की बड़ी बहस का यही है कि नई रणनीति का ऐलान हो गया है, लेकिन समाधान कब निकलेगा ये सवाल अभी तक बरकरार है। सवाल आज की बड़ी बहस का दूसरा ये भी है कि एमएसपी दिलाओ अभियान से क्या एमएसपी की गारंटी मिलेगी, क्योंकि ये अभियान भी आज की नई रणनीति के अंदर इसका ऐलान किया गया है। तीसरा सवाल यह है कि दूध की जो कीमतें बढ़ाने का खाप की तरफ से निर्णय लिया गया है, फैसला कितना सही है, क्योंकि आम जनता पर अभी तो इसका असर नहीं है, लेकिन कंपनियां अगर महंगे में खरीदेंगी तो निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय में इसका असर भी देखने को मिलेगा। तो नई रणनीति का ऐलान हो चुका है। किसान मोर्चा की तरफ से ये नई रणनीतियां बना दी गई हैं और ये बताया गया है बाकायदा डेट के हिसाब से कि किस दिन क्या रणनीति अब किसान मोर्चा अख्तियार करने वाला है। केएमपी को सबसे पहले जाम किया जाएगा,
जगह जगह हाईवेज पर जाम होगा। 12 से 4 यानी कि 4 घंटे की ये कॉल है। फिर महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं को भी मोर्चे में आगे आकर के विरोध करना होगा। लोग अपने घरों पर काला झंडा लगाएं, अपने कपड़ों पर काला प्रतीक, विरोध स्वरूप ये होगा। और उसके बाद आगे का जो और प्लान है वो भी बताया जाएगा और बनाया जाएगा संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से। लेकिन कुल मिलाकर चूंकि अब बातचीत हो नहीं रही है, समाधान निकलता हुआ दिख नहीं रहा, इसलिए 100 दिन पूरे होने पर संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ये नई रणनीति का ऐलान किया गया है। और अब ये जो नई रणनीति है उससे क्या असर होता है और क्या सरकार अब इसको लेकर के आगे किसानों के साथ कोई बातचीत का रास्ता निकालती है, इन तीनों कानून को लेकर के आगे रणनीति क्या तय की जाती हैं अब सरकार की तरफ से, ये भी देखना होगा। क्योंकि ये तय कर दिया है संयुक्त किसान मोर्चा ने कि 12 मार्च को कर्नाटक से एमएसपी दिलाओ अभियान है, 15 मार्च को देश भर में मजदूर प्रदर्शन करने वाले हैं, चुनावी राज्यों में बैठक करेंगे किसान प्रतिनिधि जहां पर बीजेपी को वोट ना दिया जाए ये अपील होगी। और 6 तारीख को केएमपी को भी जाम करने की बात है और 8 तारीख को महिला दिवस है और इसलिए उस दिन महिलाओं को भी इसमें भागीदारी और बेहतर तरीके से सुनिश्चित करने के लिए मोर्चों के ऊपर उनकी जो मौजूदगी है वो दर्ज करवाई जाएगी। तो कुल मिलाकर के ये रणनीति का ऐलान हो गया है। एमएसपी दिलाओ अभियान इसकी शुरुआत होनी है, केएमपी को जाम करना है। इन सब के बीच के जो नए ऐलान हो रहे हैं, अब इससे असर इस आंदोलन पर क्या होगा ये देखना होगा। तो दूध की कीमतें बढ़ाने का भी फैसला इन सब के बीच में किया गया है क्योंकि खाप की तरफ से ये फैसला लिया गया। हालांकि अभी आम लोगों को जो पुराना रेट है उसी पर दूध दिया जा रहा है, लेकिन जितनी सहकारी समितियां हैं जो कि दूध खरीदती हैं और उसके बाद वो दूध थैली के रूप में आपके घरों तक जो पहुंचता है, अब निश्चित तौर पर आने वाले समय में उस पर भी इसका असर होगा। क्योंकि समितियां अगर महंगे पर ये दूध ले रही हैं तो फिर सीधा असर आपकी जेब पर पड़ना भी तय है। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से अब ये नई रणनीति का ऐलान किया गया है किसानों की तरफ से, किसान संयुक्त मोर्चा की तरफ से। और अब इस ऐलान से क्या इम्पैक्ट होता है और आगे क्या इसका हल निकाला जाता है ये भी आने वाले भविष्य में देखना होगा। और चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। 2 मेहमान फिलहाल मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। प्रवीण जी बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। जितेंद्र चंदेलिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। जितेंद्र चंदेलिया जी आपका भी बहुत स्वागत है। प्रवीण जी अभी चर्चा की शुरुआत मैं आपसे ही करता हूं क्योंकि नई रणनीति का ऐलान हो गया। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक को आपने सुना होगा, लेकिन ये जो नई रणनीतियां बनाई गई हैं इसमें ये भी कह रहे हैं कि अब तो चुनावी राज्यों में जाकर के बीजेपी को वोट ना दें, ये भी अपील होगी। कैसे देख रहे हैं इस नई रणनीति को और अब सरकार कैसे इन किसानों को और समझाएगी और क्या रास्ता निकालेंगे, ये एक सवाल अभी बड़ा बरकरार है। प्रवीण जी। आयुष ऐसा है, हालांकि हम जब भी इस विषय पे चर्चा करते हैं हर बार मैं एक बात दोहराता हूं और वो आप देख रहे हैं, जो बात मैं पहले दिन से दोहराता था अब वो बात सबूत के साथ साथ सच साबित होती जा रही है। मैंने पहले दिन से कहा था कि ये किसान आंदोलन नहीं है, ये किसान के नाम पे विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलन है। और धीरे धीरे आपने देखा जो राजनीतिक पार्टियां पहले पर्दे के पीछे से अपना काम कर रही थी, 26 जनवरी के बाद जब देश को शर्मसार करने वाली घटना घटती है, वो राजनीतिक पार्टियां पर्दे के पीछे से पर्दे के सामने आ गई और अब तो सीधा सीधा वोट की अपील वाला काम भी शुरू हो गया। मैं सुन रहा था योगेंद्र यादव की जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बोल रहे थे, मैं वो सुन रहा था। एक तो मुझे बड़ी हैरानी होती है, योगेंद्र यादव ये कहाँ के किसान है भाई? ये कभी अपने आप को सेफोलॉजिस्ट बताते हैं, कभी अपने आप को एक्टिविस्ट बताते हैं और ये कभी किसान बन जाते हैं। ये वही योगेंद्र यादव हैं, आपको याद होगा, जिन्होंने वीडियो जारी करके बाकायदा रोते हुए ये कहा था कि भाई हरियाणा का किसान क्यों नहीं आ रहा, आसपास का किसान क्यों नहीं आ रहा। आपको वो वीडियो याद होगी। लेकिन चलिए उसको छोड़िए, क्योंकि देश जानता है योगेंद्र यादव को। योगेंद्र यादव सोनिया गांधी जी के सलाहकार समिति के सदस्य भी रहे हुए हैं। देश को सच्चाई पता है और देश जानता है कि कौन राजनीतिक पार्टी है और किन के नेता इनके पीछे अपना खेल खेल रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ एक बात कहूंगा, तो संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि जी हम 5 चुनावी राज्यों में जाएंगे, हम वहां पे अपील करेंगे बीजेपी को वोट ना दे। अरे साहब, आप तो गुजरात में भी गए थे अपील करने, आप तो महाराष्ट्र में भी गए थे अपील करने। राकेश टिकैत गुजरात में जाते हैं, जो गुजरात के अंदर कांग्रेस के अध्यक्ष है हार्दिक पटेल, उनके निमंत्रण पर, और वहां जाके वो वही काम करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट ना दीजिएगा। आपने देखा गुजरात के अंदर कॉर्पोरेशन चुनाव होते हैं, 6 के 6 कॉर्पोरेशन में क्लीन स्वीप करती है भारतीय जनता पार्टी।
उसी गुजरात के अंदर तालुका पंचायत के चुनाव, नगर पंचायत के चुनाव, ग्राम पंचायत के चुनाव, और जिसके नतीजे अभी करीबन 1-1.5 घंटा पहले आए हुए हैं। आयुष, अगर आप उन पे नजर डालोगे तो आप हैरान हो जाओगे। कांग्रेस का नाम लेवा नहीं बचा उन चुनावों में। मैं अगर आपको डिटेल लेकिन प्रवीण जी, उसमें तर्क ये है ना कि गुजरात में किसान है कहाँ, वहां कौन किसानी खेती करता, वहां तो सारे व्यापारी रहते हैं। देखिए, आपने जो बात कही बहुत सही बात कही, क्योंकि इन एजेंडाधारियों के पास इसी तरह के कुतर्क हैं। गुजरात के अंदर किसान नहीं रहता। जो ये दूध के बारे में इन्होंने जो बात कही, आप भी जानते हैं, पूरे देश के अंदर दूध को कोऑपरेटिव मूवमेंट के थ्रू फैलाने वाला गुजरात राज्य ही है। गुजरात में बहुत बड़ी तादाद में किसान दूध पालक है, पशुपालक हैं, दूध का कारोबार करते हैं, हम सब जानते हैं। और पूरे देश में किसान है। हम ये नहीं कह सकते किसी राज्य में कम है या ज्यादा है, क्योंकि हमारा देश जो है कृषि आधारित देश है, तो पूरे देश के अंदर किसान है। लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूं कि जहां पे जाके राकेश टिकैत ये कहते हैं कि साहब वोट ना दीजिए, और वहां पे हालात ये हो जाते हैं कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाता है। और महाराष्ट्र में जब जाते हैं राकेश टिकैत यवतमाल के अंदर, आपको जान के हैरानी होगी, मात्र 600 लोग नहीं जुड़ते उनको सुनने के लिए। आप समझिए, ये जो राजनीतिक दल जो किसान के नाम पे इस तरह का आंदोलन चलाने की कोशिश कर रहे हैं, सच्चाई ये है आयुष के ये अपने अस्तित्व को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और वो जो अस्तित्व जो बहुत पहले खो चुका है। हैरानी तब होती है जो अपने आप को बहुत बड़े राजनीतिक चौधरी बताते हैं। चाहे मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की बात करूं, चाहे मैं अभय सिंह चौटाला साहब की बात करूं, चाहे मैं चौधरी अजीत सिंह की बात करूं, चाहे मैं उनके सुपुत्र की बात करूं, जो अपने आप को बहुत बड़ा राजनीतिक चौधरी बताते थे, वो किस आदमी के पीछे जाके खड़े हो जाते हैं? जो आदमी लोकसभा का चुनाव भी जमानत नहीं बचा पाता, जो आदमी विधानसभा का चुनाव भी जब लड़ता है जमानत नहीं बचा पाता, और किस राजनीतिक दल से चुनाव लड़ता है? आरएलडी और कांग्रेस के गठबंधन की तरफ से। लेकिन प्रवीण जी, एक चीज तो स्वीकार करनी पड़ेगी ना, क्योंकि उस वक्त के माहौल में और अब के माहौल में अंतर तो है। क्योंकि किसान अगर है, भले ही आप कहें कि ये राजनीतिक तौर पर इनको ले आए या किसी ने भी, लेकिन किसान उनके पीछे है, तो गणित तो कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ एक चुनौतीपूर्ण रहेगा। अब हालांकि आप उससे कैसे निपटेंगे ये आपका विषय है। इस बीच कुछ और मेहमान जुड़ गए, मैं उनका परिचय करवा के एक कमेंट उनका भी मैं ले लेता हूं। रजत पंजेटा जी हमारे साथ इनेलो से जुड़ रहे हैं। रजत जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। राजेश दहिया जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, किसान नेता हैं। राजेश दहिया जी, आपका भी स्वागत है। और फूल कुमार पेटवार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, खाप के प्रवक्ता हैं। फूल कुमार पेटवार जी, आपका भी बहुत स्वागत है। बहुत जल्दी से राजेश जी मैं आपके पास आ जाता हूं। नई रणनीति का आप लोगों ने ऐलान कर दिया है, लेकिन जो बात बीजेपी कह रही थी, अब तो आप लोग भी वही बात यहां पर कह रहे हैं कि हम तो इनका विरोध करने जा रहे हैं। अब तो ये सही तौर पे खुले तौर पे कहेंगे कि आप तो सिर्फ राजनीतिक मंशा को साधने के लिए बैठे हुए हैं। बीजेपी का विरोध क्यों? आयुष जी, हमने 26 तारीख से आपकी डिबेट में हम आते रहते हैं। जैसे अत्रे साहब ने कहा कि वो पहले यही कहते थे, मैं भी इनको यही कह रहा हूँ कि बीजेपी के अंदर वो क्षमता नहीं रही है कि वो आंदोलन की रूपरेखा पहचान सकें कि ये किसान बैठे हैं या राजनीतिक दल बैठे हैं। अगर ये राजनीतिक दल थे तो इनकी इंटेलिजेंस और इनकी जो सतर्कता विभाग है वो क्या कर रहे थे। रही बात हमारी टिकैत साहब की, टिकैत साहब में तो वक्त की बात है। कभी हरियाणा में 2 सीट आती थी बीजेपी की, अब हरियाणा में सरकार बनी हुई बीजेपी की। ये बात इनकी गलत है अत्रे साहब की कि आज का वक्त क्या है, कल का वक्त क्या था। हम किसानों ने ही बीजेपी को बनाया था और दिल लगा कर बनाया था कि कांग्रेस ने हमारे साथ जो छल कपट किया था, जैसे ये कह रहे थे कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तो हमने बीजेपी को वोट दी थी कि बीजेपी आएगी तो देश में भला होगा। तभी इस उम्मीद में बैठे थे कि 15-15 लाख नहीं तो कुछ तो आएंगे। लेकिन आज ये हालत हो चुकी है कि बीजेपी वाले लुकते फिर रहे हैं। हमारे हरियाणा का हाल तो ये है कि अगर बीजेपी वाले फटका भी गले में डाल के घूमते हैं तो उनको डर लगता है कभी को उनको पिटाई ना कर दे। अत्रे साहब, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आप जो बीजेपी के प्रवक्ता हो तो कम से कम बीजेपी पार्टी के भले की बात हो तो। लेकिन राजेश दहिया जी, ये डर सिर्फ हरियाणा के अंदर ही क्यों लग रहा है? ये डर तो फिर गुजरात में भी लगना चाहिए था, वहां क्यों नहीं लगा ये डर? अगर देश का आंदोलन है, निष्पक्ष तौर पर आप कहते हैं देश का आंदोलन है, तो हरियाणा में ही नहीं पूरे देश के अंदर बीजेपी का फटका डालने वालों को डर लगना चाहिए, लेकिन वो तो दिख नहीं रहा। मेरी बात तो सुनो, बॉर्डर पे तो इन्होंने जो सरकार है राजेश भैया यहाँ कर रहे हैं, आप मान के चलिए राजेश जी, ये इस आंदोलन की नहीं दहिया जी, देखिए वो तो दिख रहा है, वो तो सबको दिख रहा है, लेकिन मेरा सवाल ये ना कि आप कह रहे हैं कि भाई इनके नेता डर रहे हैं, तो इनके नेता को भी बराबर से गुजरात में भी डरना चाहिए, उत्तर प्रदेश के अंदर भी डरना चाहिए, लेकिन वहां तो नहीं है। अगर आयुष जी, मैं आपको वही तो बता रहा हूँ कि जो सरकार यहाँ डरी हुई है, उसने सरकार ने सड़क रोकी यहाँ पर सीमेंट के बैरिकेड उसने लगाए, 12 बैरिकेड उसने लगाए सरकार ने। तो ये तो सरकार जहां जिसका माहौल होता है वैसा चलता है।
आज जो ये आंदोलन है ये जन आंदोलन बन चुका है। पहले ये पंजाब से आप कह रहे थे, फिर हरियाणा आ गया कि हरियाणा के किसान नहीं है। हमारे मनोहर लाल खट्टर जी ने ये कहा था कि मैं हरियाणा के किसानों का धन्यवाद करता हूं कि वो इस आंदोलन में शरीक नहीं है। आज हमारे हरियाणा के किसान भी हैं, उनकी औरतें भी हैं, उनके बच्चे भी हैं। और अब ये आंदोलन जो है राजस्थान यूपी से फैलता फैलता अब ये आगे बंगाल तक चला गया है। हमारे अत्रे जी को गुजरात देखती है, अब ये अगला जो 5 स्टेट्स में हो रही है उसमें इनकी सरकार भाई राजस्थान के अंदर भी कांग्रेस हारी, बीजेपी जीती, महाराष्ट्र के अंदर भी कांग्रेस हारी, कोई लगाव नहीं है। मैं अकेले गुजरात की बात नहीं कर रहा हूँ भैया जी, पार्टी के साथ मैं तो बिहार की बात भी कर रहा हूँ, मैं उत्तर प्रदेश। नहीं राजेश जी ठीक है भाई, आंदोलन चल रहा है, अगर देशव्यापी आंदोलन है तो सभी जगह बराबर से होना चाहिए ना, क्योंकि अगर बराबर नहीं होगा तो फिर तो इनको मौका मिलेगा ना ये कहने का। जितेंद्र चंदेलिया जी एक कमेंट मैं आपका चाह रहा हूँ। आयुष जी, जब चिंगारी लगती है तो आग बहुत देर में फैलती है। ठीक है, नहीं, क्योंकि आप लोग कहते हैं ना कि पूरे देश के अंदर अब तो किसान जग गया है ना, ये आप लोग कहते हैं। अगर आप कहते हैं तो फिर वो दिखना चाहिए, वो नहीं दिखता है। पंचायत चुनाव में चलिए ठीक है, निकाय चुनाव को तो मैं मान सकता हूं, आपने कह दिया शहरी चुनाव था। अगर पंचायत चुनाव में भी बीजेपी का रिजल्ट बढ़िया आ रहा है तो कम से कम वहां का किसान तो आपको नहीं समझ पा रहा है, उसको समझाइए कि ये कानून खराब है। जितेंद्र चंदेलिया जी कहा कि गुजरात में दूध के व्यापारी हैं, जो वो व्यापारी हो गए तो किसान कहां से रहेंगे? जो व्यापार करने लग जाता है तो असली किसान दूध बनाता है वो तो 20 रुपए देता है। चलिए राजेश जी, अब चंदेलिया जी की बात को सुन लेते हैं। जी चंदेलिया जी। आयुष जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आयुष जी, मैं अत्रे जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने जो बातें कही हैं, एक आत्ममुग्धता में आके उन्होंने कहीं ओवर कॉन्फिडेंस होके बातें कही हैं उन्होंने, तो मुझे एक शायर की एक पंक्ति याद आती है कि कहाँ गए वो राजा सिकंदर, कहाँ गए वो वक़्त, और कहाँ गई वो बारादरी, और कहाँ गए वो तकत। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि समय ताकतवर होता है, इंसान नहीं। और रही किसान आंदोलन की बात, तो तानाशाही की प्रकाष्ठा को, परिधि को पार कर गए नरेंद्र मोदी जी। 215 से ऊपर किसान अपनी शहादत दे चुका है, लेकिन मन की बात में वो भी देश के नागरिक एक किसान का जिक्र नहीं करते नरेंद्र मोदी जी। दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं बताना चाहता हूं, आप बीती बताना चाहता हूं आपको, जग बीती दुनिया बताती है। इंसिडेंट आपको हरियाणा फरीदाबाद का बताना चाहता हूं। आयुष जी, 28 जनवरी को किसान मजदूर आंदोलन जो देशव्यापी आंदोलन है उस पर मैंने स्लोगन लिखकर, और स्लोगन वो सच्चाई थी कि 48 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, यदि किसान मजदूर मारा गया इस देश से, उनको चला गया, तो उनको 2 रुपए किलो में गेहूं और चावल कौन देगा? मैं इनके बीच में नहीं बोला, ये गुंडागर्दी कर रहे हैं आपके चैनल पर। आयुष जी, अगर आप जनता के साथ न्याय करना चाहते हैं तो मेरी बात को आप इनको म्यूट कीजिए। अगर आप वाकई में जनता के साथ न्याय करना चाहते हैं, आप चलिए डिबेट को चलाना चाहते हैं तो म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए आप इनको। चंदेलिया तो मैं नहीं बोला बिल्कुल, आपने सबसे ठीक है प्रवीण जी भाई सुन लीजिए, इनको म्यूट कीजिए, मैं नहीं बोला बिल्कुल भी, इनको समय देना आप। ठीक है चंदेलिया जी। लाल किले की जो घटना थी, लाल किले की घटना में सबसे बड़ा फेलियर सरकार का रहा था। सारी इंटेलिजेंस की फ्रीक्वेंसी थी उनके पास में, एमएचए के पास में, गृह मंत्रालय के पास में, आईबी भी थी, पीएमओ के पास में, रॉ भी थी, सारा सिस्टम था, लेकिन फेलियर था सरकार का। जो लाल किले की घटना हुई सरकार का फेलियर है। मैं बताना चाहता हूं, आज जो हालात किसान के, मजदूर और आम व्यक्ति की और गरीब व्यक्ति की बना दी है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। 28 जनवरी को किसान आंदोलन पर मैंने स्लोगन लिखे थे कि देश का अन्नदाता नहीं तो देश नहीं। 48 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, 2 रुपए किलो में, यूपीए सरकार में जिनको गेहूं चावल मिलता था, अगर ये अडानी अंबानी हम दो और हमारे दो की नीति पर चलती है भारतीय जनता पार्टी, तो उनके गोदामों में, इनकी तिजोरी में रोटी बंद हो जाएगी। वो गरीब को नहीं मिलेगी जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। भूखमरी और महामारी के कगार पे देश आ जाएगा। 28 जनवरी की घटना में आपको बताता हूँ, मेरे होर्डिंग बोर्डों को तोड़ा गया, और आप इनको म्यूट कीजिए। आयुष जी इनको म्यूट कीजिए। क्या गुंडागर्दी है आयुष जी? क्या गुंडागर्दी है ये? आयुष जी क्या गुंडागर्दी? चलिए प्रवीण जी भाई, उनके आंकड़े गलत हैं, आप उसको बाद में करेक्ट कर दीजिएगा, उनको बोल लेने दीजिए, उनको बोलने दीजिए। एनसीआरबी की रिपोर्ट दिखाना बंद कर दिया 2015 के बाद, किसान आत्महत्याओं के आंकड़े दिखाना। चलिए प्रवीण जी आप बाद में करेक्ट कर दीजिएगा, बता दीजिएगा, उनका पक्ष भी जानना जरूरी है। एनसीआरबी की रिपोर्ट दिखाना बंद कर दिया। ठीक है जितेंद्र जी समाप्त करें। आयुष जी मैं समाप्त कर रहा हूं, आप सुन लीजिए। मेरे होर्डिंग बोर्डों को फाड़ा गया और 26 इसी फरवरी को मेरे भाई पर, मेरे खास भाई पर, छोटे भाई पर, राहुल चंदेलिया पर चाकुओं से हमला किया। आज वो अस्पताल में जीवन और मृत्यु के बीच में लड़ाई लड़ रहा है। और सरकार में भय और भ्रष्टाचार पुलिस प्रशासन में इतना है
कि दोषी 307 का मुकदमा दर्ज होता है। मेरे भाई राहुल चंदेलिया के कई अंग डिस्ट्रॉय हो गए, आज वो आईसीयू के अंदर है, सर्वोदया सेक्टर 8 फरीदाबाद के अंदर। उसका और मेरा कसूर ये था कि किसान मजदूर की बात हमने उठाई, हमारे होर्डिंग बोर्डों को फाड़ा गया, राम मंदिर के नाम पर दलित बस्ती में उगाई कर रहे थे लोग राम के नाम पर। मैंने भी 5100 रुपए राम के नाम पर दान किए हैं। राम सबके हैं, लेकिन इस तरह की घटना, शर्मनाक घटना भारतीय जनता पार्टी में होती है और इनके सांसद चलिए कराते हैं। उसका जवाब दे देंगे प्रवीण जी के। पंजेटा जी नई रणनीति का ऐलान हो गया है, फिर से सवाल वही है। पुलिस गिरफ्तार करती है 3 लोगों को, ठीक है, 307 के पर्चे पर, और 2 लोगों को छोड़ देती है और एक व्यक्ति को। ठीक है चंदेलिया जी, देखिए फिर मैं वही कहूंगा भाई, इसके लिए तो इंतजार यही करना होगा ना कि जनता भाई आपके पक्ष में आ जाए। अब जनता अगर इनसे इतना त्रस्त होगी तो आपके पक्ष में आएगी, और उसके बाद जब आप आएंगे तो आप वहां पर पूरा हिसाब किताब करिएगा। जब आप आ जाएंगे उसके लिए जनता के बीच में जाना पड़ेगा, जनता को बताना पड़ेगा और जनता आपके पक्ष में आ जाए। पंजेटा जी ठीक है, चलिए पंजेटा जी नई रणनीति का ऐलान हो गया है, अब क्या लग रहा है कि इससे दबाव बनेगा सरकार के ऊपर? देखिए आयुष जी, पहले तो मैं भाजपा के प्रवक्ता जो थोड़ा ज्यादा उत्साहित होकर आज कुछ बातें बोल गया, उनको ये नहीं पता कि पहले तो मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि गमले में उगी घास की वजूद जितना रखने वाले लोग चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जैसे बरगद के बारे में ज्यादा अगर बयानबाजी ना करे तो ज्यादा अच्छा होगा। और अगर उनके बारे में आपको जानना है तो कल इलाहाबाद का आके देख लेना, कल इलाहाबाद में कैसा प्रोग्राम होगा। जो आप बोल रहे हो ना कि बड़े चौधरी बनते हैं, पता चल जाएगा आपको कल इलाहाबाद में भीड़ देख के। बताओ, अगर गलत सुनो बताओ, राकेश टिकैत के पीछे गलत बोल रहे हुए आपने गलत टिप्पणी, आपने कहा लोकसभा चुनाव में अपनी जमानत गवा चुका है, विधानसभा चुनाव में जमानत गवा चुका है, और आप उसके पीछे जाके खड़े हो गए। आप इतने बड़े चौधरी हो, आप राकेश टिकैत के पीछे खड़े थोड़ी देते हो। अभी मांगिए। यही बात मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के बारे कह रहा हूँ, यही बात मैं चौधरी अजीत सिंह के बारे कह रहा हूँ। आप इतने बड़े नेता हो और आप ऐसे। पंजेटा जी मुझे लग रहा है चौधरी कहना तो कोई गलत बात नहीं है, अच्छी बात है। और क्या अच्छी बात है, चौधरी है, कौन सी बात है भाई, चौधरी होना भी चाहिए, उसमें क्या बात है। नेतृत्व कर रहे हैं, वो नेतृत्व करते हैं, एक पार्टी के वो लीडर हैं, नेतृत्व करते हैं, चौधरी होना अच्छी बात है, उसमें क्या दिक्कत है। आयुष जी इन्होंने कहा किसानों के बहुत बड़े चौधरी बनते हैं, ये बोला इन्होंने। चलिए पंजेटा जी कुछ चीजों को, ठीक है, कुछ चीजों को मैं फिर कहता हूं कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है पब्लिक डोमेन में, अगर कोई बोलता है तो आप ठीक है उस पर रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है। चौधरी बने अच्छी बात है, उसमें क्या दिक्कत है, चौधरी होना चाहिए अभय चौटाला को, क्यों नहीं होना चाहिए। इन्होंने 2-3 बातें करी। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, कोई किसी के पीछे नहीं खड़ा, साफ खड़े हैं। अगर अभय सिंह चौटाला जी किसी महापंचायत में जाते हैं, चाहे वो यूपी है, राजस्थान है, कहीं पे भी है, तो वो उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि इन्होंने किसानों की मांग थी कि आप जो भी विधायक पद से इस्तीफा देके आएगा, किसान देखना चाहते थे कि ऐसा कौन है किसमें हिम्मत है इस्तीफा देने की। तो अभय सिंह चौटाला जी ने इस्तीफा दिया, उन्हें किसान केसरी के सम्मान से सम्मानित भी किया गया, और हर जगह उनका जो है स्टेज पे बुला के उनका मान सम्मान बढ़ाया गया, चाहे वो कोई भी बॉर्डर हो, चाहे सिंगू का हो, चाहे टिकरी का हो, चाहे कोई भी महापंचायत हो। अब मैं इन 2-3 बातों पे आना चाहता हूँ, जो दूध की कीमतों के बारे में, जो आज का अहम मुद्दा है। जब तेल की कीमत सरकार तय कर देती है, जब तेल की कीमत सरकार तय करती है, तो जब आप 100 रुपए लीटर तेल खरीद सकते हैं, तो वो जो किसान है वो उसका पशुपालन के अंदर कितना खर्चा होता है, क्या उसकी लागत नहीं बढ़ रही, क्या उसका जो उसी तेल से वो लेके आता है, या वो चारा लेके आता है, फीड लेके आता है, कुछ भी लेके आता है। आज हर चीज आप किसी को भी देख लीजिए, आप जूस वाले के पास जाइए तो जूस वाला रेडी पे जो रेट बोलेगा आपको वो रेट पे जूस पीना पड़ेगा। उल्टा जो जूस वो तो आपको कुछ दे रहा है, अगर आप मोची के पास भी जाएंगे वो तो आपको जूस नहीं दे रहा, अगर आप कहीं भी जाएंगे तो उसकी कीमत वो तय करता है हर इंसान। क्या सिर्फ एक कैश, आप मुझे ऐसी कोई चीज बता दीजिए किसान की उपज के अलावा जो कोई और तय करता हो और उपज उसकी हो। सिर्फ भीख एक आदमी अपनी मर्जी से देता है, तो आप किसान को सिर्फ भीख दे रहे हो, उसको आप उसकी कीमत दिलाओ जो उसकी लागत भी नहीं आज किसान को मिल रही है। बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता। इन्होंने 2-3 बातें करी, मैं उनके ऊपर ज्यादा से मेन इनकी बात है ये राजनीतिक आंदोलन, इसको बार बार बोल रहे हैं। मैं इनको अभी भी बोलना चाहूंगा, भाजपा के लोग जब कपड़े उतार के, जब ये गैस सिलेंडर लेके साइकिल पे जब ये आंदोलन किया करते थे, तो क्या आप चाहते हो कि आने वाले समय में भाजपा को कोई आंदोलन ना करने दे? जहां कहीं भी वो बैठे उनके साथ आप यही भाषा का इस्तेमाल, यानी जो आप मापदंड अपना रहे हो कल को उनके साथ भी वही मापदंड अपनाने चाहिए। घूम फिर के अब बात आती है, इन्होंने 2-3 बातें करी, इन्होंने जिक्र किया, मैं ये बताना चाहूंगा, ये
केवल गुजरात नहीं, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, हर जगह महापंचायत हो रही है। दूसरा, आप देखिए कि महंगाई करके कितना आज किसान परेशान है, आम जनता परेशान है, तेल की कीमतों से कितने लोग परेशान है। भाजपा वाले कभी भी इस पे बात नहीं करते। अरे आप अगर आपसे क्या किसान मांगता है? आपसे किसान सिर्फ गारंटी मांग रहा है ना एमएसपी की, ज्यादा कोई बड़ी चीज तो नहीं मांग रहा ना। जब तक आप ये गोल मोल घुमाएंगे, आज तक मैंने एक भी भाजपा का प्रवक्ता ये बोलता नहीं देखा कि हम एमएसपी पे गारंटी दे देते हैं कि किसान कम से कम संतुष्ट हो जाए कि उसको उसकी लागत तो मिल जाएगी कम से कम। आप इस बात का जवाब दीजिए। ठीक है, चलिए, और उसी के लिए एमएसपी दिलाओ अभियान भी शुरू हो रहा है। पंजेटा जी, हम लोग देखते हैं कि उसका इंपैक्ट क्या पड़ता है और सरकार इस पर क्या अपना रुख अख्तियार करती है। खाप प्रवक्ता भी फूल कुमार पेटवार जी हमारे साथ हैं, मैं उनका भी एक रिएक्शन ले लेता हूं। फूल कुमार पेटवार जी, दूध को लेकर के अब यह है कि भाई 100 रुपए देंगे आप लोग जो सहकारी समितियां हैं, लेकिन इसका इंपैक्ट तो घूम फिर करके आम जनता पर पड़ेगा आकर के। कैसे देखें इसको हम लोग? ऐसा है सर जी, आम लोगों पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हमने ये डिसीजन किया है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जिस तरह हरियाणा के अंदर विक्टा है, दूसरी ये जो है, इनको हम 100 रुपए किलो से कम दूध नहीं देंगे। बाकी हमारे जो भाई जो पशुपालक नहीं है, इनको जैसे तैसे 50 रुपए, 40 रुपए, 60 रुपए देते, इसी तरीके देते रहेंगे। और जिस तरीके से हमारे जो गांव में से लोग, जो हमारे बच्चे हमारे शहरों में रहते हैं, यहाँ से हमारा दूध लेके जाते हैं, शहरों में डाल देते हैं, उन पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये एक बार ये घुमाने फिरवाने वाली बात है। ये बीजेपी के लोग बदमाशी से ये दूसरे की बातें करते हैं। मैं मेरे किसान भाइयों को ये सचेत करना चाहता हूँ कि जो कोऑपरेटिव डेयरी है, उनको दूध हमने 100 रुपए लीटर से कम नहीं देना। बाकी जो इस तरीके से जो दूध देते रहे, आज पहले भी देते रहे, आज भी देते रहे। आज भी मेरे सतरौल खाप के गांव में मैं 10 गांव में जाके आया हूँ। एक गांव में, मेरे गांव से ही सिर्फ 17 लीटर दूध गया है। हमारे बाग से, बकलाड़ा से, बडाला से, बाटड़ करकड़ा से किसी से कोई दूध नहीं गया। जो विक्टा की डेयरी की जो गाड़ियां आती थी वो खाली गई है। तो इस तरीके से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा ये डिसीजन है कि जब जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते रहेंगे तो हम इस तरह अब मैं इस पर आपके चैनल का इस्तेमाल करते हुए कहना चाहता हूँ, पानी की बोतल 20 रुपए की और दूध की बोतल 40 रुपए की। कहाँ पानी है, कहाँ दूध है? अरे कमाल हो गया इसका, समाज का, इस देश का, इस बीजेपी का। आज मैं इस आपके चैनल से ये कहना चाहता हूँ कि आज पूरे हिंदुस्तान का किसान, हरियाणा और पंजाब और यूपी का किसान आज कफन बांध के आंदोलन के ऊपर है। और हमने कल 3 तारीख को कल युवा किसान मजदूर और व्यापारी सम्मेलन बुलाया माजरा प्याऊ के ऊपर सतरौल खाप में। कल हम यह ऐलान करेंगे, जो भी किसान आंदोलन में जाएगा एक माला खरीद के घर रखे जाएगा, और वो माला अगर हम जीत के आएंगे तो हमारे गले में डालें, अगर हम मर के आएंगे तो हमारे फोटो के ऊपर डालें। तो आज ये हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान का किसान लामबंद हो चुका है। और ये फैसला बड़ा सतरौल खाप का है, कंडेला खाप का है। और निकट भविष्य में हम सरो जातीय सरो खाप की पंचायत हरियाणा की बुलाएंगे और उसमें ये ऐलान करेंगे। अरे भैया, हमारे पास नो बताओ, एक ट्रैक्टर ट्राली ये हमें जो तूड़ी बनाते हैं, फलने मारे 1800 रुपया हमारे तूड़ी की ट्राली पड़े। ऐरा चारा है वो कितना हमारा महंगा है। अरे माली बहु छोड़ी नहर पर जोड़ पर माछा नुआ के ले, अवधि दुआ के ले, फिर उनका गोबर गेले और उस तरीके से खाना बेंदोड़ा गेले। मारा तो यूं भाई, जो 60 रुपये 65 रुपया 50-60 रुपये बेचा करते हैं, तो मारा तो रोज कम है। मैं इस केंद्र की सरकार को यह आगाह करना चाहता हूँ, अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो दूध के दाम भी नुके नु बढ़ दे रहे होंगे भाई। चलिए प्रवीण अत्रे जी, आप सुन रहे हैं इस बात को, जवाब दीजिए। जी, मैं इनकी बात का जवाब जरूर दूंगा। बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही है, लेकिन उससे पहले एनएलडी की प्रवक्ता की एक बात को दोबारा से जवाब दे देता हूँ। मैंने बड़ा स्पष्ट कहा, जो अपने राजनीति के बड़े चौधरी एक ऐसे व्यक्ति के पीछे खड़े हो गए
जो कांग्रेस और आरएलडी की तरफ से मिलकर चुनाव लड़ता है और 2 चुनाव में जमानत जब्त करवाता है, ये शोभा नहीं देता। जो भाई कह रहे थे ना कि साहब हम जाते हैं समर्थन देने, वो सम्मान करते हैं। भाई हर सभा में मुख्य वक्ता राकेश टिकैत होते हैं, आप लोग मुख्य वक्ता नहीं होते। तो जो मुख्य वक्ता है इसका मतलब बाकी लोग उसके पीछे खड़े हैं, ये मेरा कहना था। अब मैं बात करता हूं जो दूध की बात की। देखिए ऐसा है, किसान का, पशुपालक का दूध 100 रुपए बिके, 60 रुपए बिके, 50 रुपए बेचे, ये उसकी अपनी मर्जी है। वो अपने जो उत्पाद है वो उसको कितने रुपए में बेचना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं कहा कि साहब आप 100 रुपए में क्यों बेचोगे, क्योंकि आपका उत्पाद है, आप उसको 100 में बेचो, 150 में बेचो, 60 में बेचो, 70 में बेचो, वो सारा डिमांड एंड सप्लाई पे निर्भर करता है। अगर ग्राहक जो है, अगर ग्राहक आपको 100 रुपए देने को तैयार है, आप बेचिए, इसमें किसी को कोई एतराज नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये है कि अगर आप इस तरह की घोषणा करते हैं, अपने अगर कोई दूध 100 रुपए से कम बेचेगा, अब इनको तकलीफ शुरू हो गई है, तकलीफ शुरू हो जाए। आयुष देखिए, अगर ये कहा जाए, चंदेलिया जी आप देखिए, आप सुनिए चंदेलिया जी देखिए, फिर अब आप बोलेंगे तो फिर प्रवीण जी आपको टोकते रहेंगे। देखिए इनको, इनकी आवाज म्यूट कीजिए। दूध की बात का जवाब देना बड़ा जरूरी है आयुष, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है चंदेलिया जी, मुझे पता है भाई, देखिए महंगाई बढ़ेगी तो अल्टीमेटली वो सबके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। ऐसा नहीं कि चंदेलिया जी वो आपको इफेक्ट करेगी, मुझे नहीं करेगी, सबको करेगी। उसको कैसे ये लोग रोकेंगे वो भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है प्रवीण जी, बता रहा हूँ। देखिए किसान, पशुपालक का दूध जो है वो अपना 100 रुपए में बेचता है, 70 में बेचता है, 50 में बेचता है, इसके किसी को कोई एतराज नहीं है। उसका उत्पाद है, वो जितने में चाहे वो बेच सकता है। लेकिन यहाँ पे जो गलत है वो केवल ये है कि अगर आप ये कहते हो कि किसी किसान ने अगर अपना दूध 100 रुपए प्रति लीटर से कम बेचा तो उसके ऊपर हम 11,000 रुपए का जुर्माना करेंगे, वो गलत है। आप किसी को दबा के फोर्स करके ऐसा ना करें। अगर कोई अपने दूध को 100 रुपए लीटर बेचना चाहे और ग्राहक खरीदना चाहे तो किसी को क्या एतराज है, क्योंकि ये सारा डिमांड एंड सप्लाई का मामला है। अगर ग्राहक 100 रुपए में खरीदता है तो बड़ी अच्छी बात है भाई। दुग्ध पालक को अपने दूध का 100 रुपए लीटर मिल रहा है, ग्राहक 100 रुपए लीटर देने के लिए तैयार है, तो इसको बीजेपी को इसमें क्या एतराज हो सकता है। लेकिन बार बार जो बीजेपी का नाम ले रहे हैं, बीजेपी हरियाणा की मनोहर सरकार देश की एकमात्र सरकार है जो पशुपालक किसानों को दूध के ऊपर अनुदान देती है। पूरे देश में कोई सरकार ऐसी नहीं है जो अप्रैल से लेके अक्टूबर तक, क्योंकि ये पशुपालक भाई जानते हैं उस दौरान गर्मी की वजह से पशु का दूध भी कम हो जाता है, चारे की कमी भी हो जाती है। सरकार इसीलिए अनुदान देती है कि वो अपने पशु को अच्छा चारा खिला सके। ये केवल मनोहर सरकार करती है और कोई सरकार नहीं करती है। और दूसरी बात, यहाँ पे बार बार जो बीजेपी की बात हो रही थी, मैं इनको ये बताना चाह रहा भाई, अरे भाई इतने बोलोगे तो कैसे चलेगा भाई। ना चंदेलिया जी आपको मौका दूंगा, आप बोलिएगा, लेकिन ऐसे बोलेंगे तो फिर वो आपको डिस्टर्ब करेंगे, फिर आप मुझे न्याय करने के लिए बोलेंगे, फिर मैं न्याय नहीं कर पाऊंगा चंदेलिया जी, फिर आप भी अपनी बात नहीं रख पाएंगे। इसलिए थोड़ा सा सुन ले उनको, उसके बाद मैं आपके ही पास आ रहा हूं। देखिए ऐसा आयुष, हरियाणा प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जब प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं, किसान भाइयों के लिए मुख्यमंत्री बनते ही अनेकों योजनाएं लेके आते हैं। चाहे वो मेरी फसल मेरा ब्यौरा हो कि किसान का एक एक दाना एमएसपी पे खरीदा जाए। जब केंद्र के अंदर प्रधानमंत्री सम्मान निधि के नाम पे योजना आती है, किसान के खाते में 6,000 रुपए सालाना जमा होंगे, तो हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी 6,000 रुपए सालाना मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि नाम से योजना लेके आते हैं। लेकिन प्रवीण जी इन सारी चीजों से क्या हो रहा है? लेकिन अगर आप इतनी सुविधाएं दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि इतनी योजनाएं किसानों के लिए हैं, तो ये किसान क्यों ये करने के लिए मजबूर हैं? एक तरफ तो हम देख रहे हैं आंदोलन को समर्थन है, दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो 100 रुपए में दूध बेचने को वो तैयार है। ये क्यों हो रहा है? अगर इतनी योजनाएं, किसान इतना संपन्न है तो किसान को आपके साथ खड़े होना चाहिए था। बिल्कुल, जैसे कि अभी जैसे भैया जी ने कहा था, अरे भाई पेटवार जी जरा मैं सवाल पूछ रहा हूँ, सुन लेते हैं प्रवीण जी की बात। जवाब दे रहा हूँ। जैसा भैया जी ने कहा था कि किसानों ने वोट देके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, मोदी जी की सरकार बनाई, बिल्कुल सही कहा भैया जी आपने। 8% ज्यादा वोट दिए किसानों ने 2019 में। और भैया जी क्यों दिए? क्योंकि घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने वायदा किया था कि किसान भाई वोट देंगे तो हम कृषि सुधार करेंगे। उन कृषि सुधारों के लिए किसान भाइयों ने वोट दिया और इसीलिए मोदी जी, मनोहर जी लगातार किसानों के लिए योजनाएं। मुझे एक बात बता दीजिए कि जिस वक्त 2014 था, बाजरे का भाव था 1100 रुपए एमएसपी, आज इसकी है 2150 रुपए एमएसपी। इनसे एक बात छोटी सी और पूछ लीजिए आयुष,
कि जिस वक्त 2014 था सरसों का भाव था 3100 रुपए, आज भाव कितना है 4650 रुपए। मैंने गेहूं का भाव क्या था, लेकिन पूछ चुके हैं, मुझे लगता है प्रवीण जी कई चर्चाओं में आप पूछ चुके हैं और उनका जवाब भी मुझे याद है। वो कह रहे हैं कि भाव तो है, मिलता कितना है, यही बोलेंगे ना राजेश दहिया जी? नहीं, वो पता क्या है, यही तो राजनीति है। राजेश दहिया जी, ठीक है, चलिए राजेश दहिया जी, जब दूध बेच सकते हैं 100 रुपए में, तो भाई आप भी अपना अनाज अपने हिसाब से बेचना शुरू कर दीजिए। एमएसपी क्यों चाहिए भाई? मैक्सिमम रिटेल प्राइस लीजिए, एमआरपी पर बेचिए। आयुष जी, ये जो हमारी बीजेपी सरकार है, जैसे हमारे अत्रे साहब ने कहा है कि इतनी घोषणाएं कर दी, इतनी योजना ला दी, तो ये है कहां पर? ये तो खाली घोषणा कर रहे हैं। जैसे इसका बांधा 4600 आपको ले भी नहीं रहा है, गेहूं की खरीद 1500 आई हुई है, मंडी में जाते हैं किसान रोने शुरू कर देते हैं क्योंकि उठाने वाला कोई नहीं होता वहां पर। उसके बाद जो है पेमेंट के लिए ढूंढना पड़ता है। अब ये कहते हैं कि एमएसपी नहीं लाएंगे, अब यही दूध की बात है। अगर हम दूध 100 रुपए करते हैं, लोग आगे जुर्माना करते हैं, पेट्रोल पंप वाले एसोसिएशन होते हैं, वो अपनी एसोसिएशन के हिसाब से कोई कंपनी नहीं बेच सकता, उनका रेट फिक्स होता है कि कितना कमीशन पेट्रोल पे। तो राजेश दहिया जी, ये तो लग रहा है मुझे बहुत बेहतर ऑप्शन है ना, क्योंकि ये कह रहे हैं कि ये जो नया कानून लेकर के आए उसमें आपको अपना अधिकार है, आपकी फसल जहां बेचनी वहां बेचिए जा करके, तो आप अपनी फसल का रेट निर्धारित कर लीजिए खुद कि हम इससे कम पे बेचेंगे ही नहीं। ये 100 रुपए पे दूध बेच रहे हैं, आप भी कहिए हम इतने रुपए प्रति किलो के हिसाब से गेहूं बेचेंगे, ये तो और अच्छी बात है। आयुष जी, हम तो अपनी फसलों को खत्म ही करते हैं, हम जरूरत क्या बोलने की? हम तो आराम से घर बैठेंगे, हमें अपने जितनी फसल है जितनी जरूरत पड़ेगी उतनी बोलेंगे, हमें क्या दूसरे को देने की, एमएसपी मांगने की। ये जो सरकार है बीजेपी, ये चाहती है कि ये जो हमारे जनता है इसमें आपस में फूट पड़ जाए, इसमें त्राई हो जाए, इस देश के अंदर अफरा हो जाए और ये उसका फायदा उठाए। जो इनकी पॉलिसी है वो ये चाहते हैं कि जैसे हमारे दूध वाले हैं, हम किसी गरीब आदमी को, किसी भाई को दूध ज्यादा महंगा नहीं देते, सिर्फ ये निकाला कि जो सरकारी एजेंसियां होंगी उसको 100 रुपए देंगे। और आप नहीं दहिया जी, लेकिन आप समझ नहीं रहे हैं कि वही सरकारी एजेंसियां जब पैकिंग कर करके दूध बेचती हैं यहाँ वहां ले जा करके, तो वो आम आदमी भी खरीदता है और उसको महंगा मिलेगा, फिर वो तो वो परेशान होगा। अभी नहीं होगा लेकिन उसके इम्पैक्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। ये आप कहते रहिए कि हमारे जो जानकार है या हमारे जो जानने वाले हैं, जो हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट में है या जो इनडायरेक्ट, हम उनको दे देंगे सस्ता, लेकिन कितने लोग पैकेट वाला भी दूध खरीदते हैं साहब? जो दहिया जी सरकार की बना के बेचेंगी वो अपना दूध कैसे बेचेंगी 120 में? अगर वो 100 खरीदेंगे तो 20 कैसे बेचेंगी? अब वो 50। चलिए ठीक है, उसके इम्पैक्ट भी दिख जाएंगे, उसके इम्पैक्ट भी दिख जाएंगे और देखते हैं कि उसको कैसे ये लोग मैनेज करते हैं। ठीक है, चंदेलिया जी क्या कहना चाह रहे थे आप? आयुष जी, मैं इनको बताना चाहता हूँ, जो ये आपके चैनल पर बैठ के अत्रे जी झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, इनकी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में जो सरकार है डबल इंजन की, जसपा भाजपा की, और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार है, इनकी केंद्र की योजनाएं, प्रदेश की योजनाएं, एक भी योजनाएं धरातल पर नहीं है, सिर्फ घोषणाओं तक सीमित है। इन्होंने सब्सिडी की बात की, बीच में बोल रहे हैं आयुष जी को रोकिए। नहीं प्रवीण जी, आप प्रवीण जी सुन लीजिए। प्रवीण जी, आपने अपनी योजनाएं बता दी भाई, आपने अपनी योजनाएं बता दी, अब मैं जरा सुन लेता हूँ कि वो योजनाएं धरातल पे क्यों नहीं है। ठीक है, चलिए। मुझे शायर की पंक्ति याद आ गई, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ पे सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है, तो इनको अब कोई नहीं रोकेगा। भाजपा के प्रवक्ता जिस भी चैनल पे जाते हैं, जब कोई किसी भी पार्टी का प्रवक्ता मुद्दे की बात करता है, जनता के हक और हकूक की बात करता है, न्याय की बात करता है, तब ये बीच में बोलते हैं। ये इनकी शैली है, इनको सिखाया जाता है आरएसएस के शिक्षा में, क्लासरूम में। मैं बताना चाह रहा था, सब्सिडी गैस पे थी, आज रसोई गैस के दाम कहां पर है? पेट्रोल डीजल के दामों के लिए इन्होंने घोषणाएं की थी, चुनावी घोषणाएं। पेट्रोल डीजल के दाम कहां पर है? देश के अन्नदाता के लिए, किसान, गन्ना किसान के लिए इनकी घोषणाएं थी। स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट को लागू करने की घोषणाएं थी, कहां है? 2 करोड़ रोजगार देने की इनकी घोषणाएं थी, कहां है वो? इन्होंने देश को बर्बाद करने का बीड़ा उठाया, सारे सरकारी उपक्रम इन्होंने निजी हाथों में दे दिए। ये पूंजीपतियों की सरकार है, किसान मजदूर की सरकार नहीं है। जो किसान मजदूर के हक के लिए आवाज उठाता है तो उस पर हमले करवाए जाते हैं, जैसे मेरे छोटे भाई पर हमला कराया काफिला का। और ये लोग भय और भ्रष्टाचार का माहौल बनाते हैं, षड्यंत्र रचते हैं ये लोग। जो मजदूर किसान की आवाज उठाता है उसको जेल में डाल दिया जाता है। ये आलम, ये माहौल, एक घोषित इमरजेंसी देश में इन्होंने लगाई हुई है, एक घोषित इमरजेंसी। सच्चाई का दमन ये कर रहे हैं, संविधान को खत्म ये करना चाहते हैं। ये आरएसएस, ये नागपुर से, आरएसएस कार्यालय नागपुर से ये देश को चलाना चाहते हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी असंगठित क्षेत्र के बारे में पहले दिन से कह रहे हैं कि असंगठित क्षेत्र को इन्होंने बर्बाद कर दिया, किसान मजदूर, बेरोजगार, शिक्षित युवाओं को इन्होंने बर्बाद कर दिया, देश की जीडीपी को रसातल में ले गए। दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं बताना चाहता हूँ, ये कितने जुल्म मेरे परिवार पर कर ले, मेरे ऊपर कर ले, मेरे
पार्टी में किसान की कांग्रेस के लोगों को कर रहे हैं, लेकिन हमारे नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, हमारे अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता और मैं और मेरा परिवार किसान मजदूर की आवाज को अंतिम दम तक उठाता रहेगा। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हारे प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल को, मानवता को शर्मसार करने वाला कृषि मंत्री, वो कहते हैं कि किसान अपने घर पे भी मरता, घर पे भी मरता। इतनी घिनौनी विचारधारा, ऐसी घिनौनी मानसिकता, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। तुमको भगवान भी माफ नहीं करेगा, तुमको इतिहास भी माफ नहीं करेगा। काला इतिहास तुम लोग लिख रहे हो, जैसे सुपड़ा साफ किसान मजदूर, गरीब आदमी ने पंजाब। चलिए चंदेलिया जी, आप भी यही हैं, प्रवीण जी भी यही हैं, और चुनावों में मुझे लगता है कि जनता इसका माकूल जवाब देगी, इसलिए हम लोगों को फिर इंतजार वही करना होगा। हालांकि इन सबके बीच में जो रणनीति बना रहे हैं किसान, हम लोग उम्मीद ये कर रहे हैं कि कोई रास्ता निकल जाए कम से कम, क्योंकि चुनाव में तो अल्टीमेटली जो जनता है वो जवाब देगी, और देखते हैं किसके पक्ष में रहती जनता, क्योंकि सभी पार्टियां ये कह रही हैं कि उनके ही फेवर में है। अब सत्ता पक्ष के खिलाफ हैं या आपके फेवर में है, ये देख लेते हैं। लेकिन अभी समाधान कैसे निकलेगा, थोड़ा उस पर केंद्रित रहते हैं ना भाई। समाधान कैसे निकलेगा, अभी तो बहुत समय, समाधान कैसे निकालेंगे, 100 दिन होने वाले हैं। पंजेटा जी क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, आयुष जी आवाज आ रही है? जी जी पंजेटा जी, मैं सुन पा रहा हूँ। हाँ जी आयुष जी, अभी भाजपा के प्रवक्ता ने 2-3 बातें जो ये हर बारी बोलते हैं कि प्रधानमंत्री जी 6,000 रुपए देते हैं, मगर ये नहीं बताते कि 6,000 पहले ये बीमा में, उसकी जगह 9,000 रुपए, पहले 7 अब 9, ये बीमा में काट लेते हैं। और बीमा किससे कराते हैं? ये रिलायंस जनरल इंश्योरेंस से बीमा कराते हैं और उनको हजारों करोड़ और लाखों करोड़ का फायदा पहुंचाते हैं। जब उसको भुगतान करने की बात आती है तो ये जो तब देखते हैं कि ये क्लस्टर में हम लेंगे, 50 गांव हैं, 60 गांव हैं, अगर आपका उसमें गांव आता है तो ठीक है, अगर बेचारे 3-4-5 गांव की फसल खराब होगी तो ये उसकी भरपाई भी नहीं करते हैं। अब ये एक बात कह रहे थे, एक मिनट ये बोल लेने दीजिए, फिर आपकी टर्न आएगी, फिर आराम से आप बोलना। ये कह रहे थे कि 48 घंटे में भुगतान कर देंगे। कोरोना काल के अंदर महीनों तक भुगतान नहीं हुआ, उसके बाद इनको मजबूरन सरकार को ये बोलना पड़ा कि हम आढ़तियों के खिलाफ एक्शन लेंगे। महीनों तक भुगतान नहीं हुआ, वो आपको भी पता है। कोरोना काल में मंडियों में फसल नहीं बिकी, एमएसपी पे जो सिर्फ 6% खरीद होती है पूरे देश में, जो 94% खरीद नहीं होती, उसकी वजह से किसान को एमएसपी ना मिलने की वजह से 45 लाख करोड़ का पूरे देश में घाटा होता है। अगर ये 45 लाख करोड़ रुपया अगर ये एमएसपी पे खरीदने लग जाए, मैं तो कहता हूं ये जितनी है 6%, ये भी पूरी अच्छी तरह ईमानदारी से खरीद ले तो भी किसान को कहीं ना कहीं उसका खर्चा निकल जाएगा। फिर ये कह रहे थे भावांतर भरपाई योजना। अरे भावांतर भरपाई योजना में मैं आपको बार बार कह रहा हूं, किसानों का धरातल पे बुरा हाल है। खड़ी फसल पे ट्रैक्टर चलाए हैं किसानों ने, उनको कुछ नहीं मिलता है। टमाटर के किसान हैं, चाहे मूली के हैं, चाहे गोभी के हैं, इसका आपको बहुत देखना पड़ेगा। मैं भाजपा के प्रवक्ता को कहूंगा, आप ग्राउंड चलिए, अब ग्राउंड रियलिटी इनको ही देखनी हो और ग्राउंड पर क्या हो रहा है उसको देखते हुए इसका समाधान भी इनको ही निकालना है। लेकिन बहुत शुक्रिया आप सभी का अपना समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो आंदोलन के 100 दिन पूरे होने पर नई रणनीति का ऐलान हो, लेकिन इस नई रणनीति से सरकार के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है और क्या ये जो आंदोलन चल रहा है वो समाधान की ओर बढ़ेगा इस नई रणनीति से, ये भविष्य में देखना होगा। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।